वेलकम टू एस एन के अकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। इस सीरीज का ये सेट 1 वीडियो है जो कि एनसीईआरटी पर आधारित सारे प्रश्न जो होंगे वो एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आपको जरूर लगेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इससे पहले विज्ञान को समझ के पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप रट के पढ़ते थे क्वेश्चंस को विज्ञान के, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगा, लेकिन परेशान ना होइएगा। सारे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। जो भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती हैं सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट जरूर होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे तो आप क्वेश्चंस को, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा हमारे वीडियो की सारी अपडेट पाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेट 1 वीडियो को एनसीईआरटी बेस्ड पर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका खनिज लवण, दूसरा विटामिन, तीसरा आहारी रेशे। हम लोग दोस्तों जो भोजन खाते हैं उनमें क्या होते हैं, पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं जो कि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं सभी जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इन पोषक तत्वों में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। उन्हें पोषक तत्व पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के रूप में। तो ये सभी हमारे पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोजन में आहारी रेशे होते हैं और जल भी होता है, ये दोस्तों पोषक तत्व में नहीं आते हैं। रुचांश जो होते हैं वो हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो अवशिष्ट भोजन होते हैं वो हमारे शरीर को बाहर निकालने में रुचांश काम करते हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग खनिज लवण और विटामिन के पोषक तत्व सम्मिलित हो जाते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं, हम भोजन के रूप में लेते तो हैं लेकिन इनमें से हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं होता। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और। तो इसके अतिरिक्त दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे शरीर की ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसमें 50-75% की मात्रा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 का अनुपात होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 और पॉली मतलब 3। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आते हैं, गैलेक्टोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं। जो मीठे फलों और शहद में उपस्थित होते हैं उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड जो होते हैं दोस्तों वो 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से डाइसैकेराइड बनते हैं। डाइसैकेराइड में क्या आता है, माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है और लैक्टोज आता है। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये सभी क्या आते हैं, डाइसैकेराइड में आते हैं। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड दोस्तों मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर जो बने होते हैं वो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड में क्या आते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च या मंड, ठीक है। माल्टोज किसमें पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, माल्टोज किसमें पाया जाता है, अंकुरित बीजों में। अंकुरित बीजों में माल्टोज पाया जाता है। सुक्रोज किसमें पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में। दूध शर्करा कही जाती है इसे, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है लेकिन लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, मानव माता के दूध में। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मधुमेह के रोग जो होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, वो भोजन में मिठास के लिए किसका यूज़ करते हैं, सैकरीन का, सैकरीन का यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। शुगर के जो मरीज होते हैं वो भोजन में मिठास के लिए सैकरीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला हमारा है दोस्तों प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन दोस्तों जो होते हैं वो अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। पोषक तत्वों में सम्मिलित तो होता है प्रोटीन। मानव शरीर का लगभग दोस्तों 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से मानव शरीर का लगभग 15% भाग बना होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन एग्जाम में कई बार आ चुका है ये, ठीक है। प्रोटीन दोस्तों जो होता है वो प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की मरम्मत दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसमें से 10 जो होता है शरीर खुद निर्माण करता है 10 अमीनो एसिड का। जो 10 बाकी अमीनो एसिड होते हैं वो हमें भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं।
ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीयोरकर और मैरेस्मस। क्वाशीयोरकर और मैरेस्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला हमारा है विटामिन्स। वसा से भी हमें ऊर्जा ही प्राप्त होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें वो वसा से प्राप्त होती है। विटामिन जो होते हैं, विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। यह एक कार्बनिक यौगिक है, शरीर की सामान्य वृद्धि एवं प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, या ये कह सकते हैं कि रोगों से लड़ने में हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की वृद्धि के लिए भी हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो ए डी ई के क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। कौन से विटामिन ऐसे हैं जो मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, यानी कि जो मानव शरीर के द्वारा बनाए नहीं जा सकते हैं, वो हैं विटामिन के और डी। इन्हें हमें भोजन के रूप में ही लेना पड़ता है या फिर सूर्य की किरणों से लेना पड़ता है। विटामिन डी से सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन के और डी क्या होते हैं? वो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इसको आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन सबसे पहले क्या आता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? रुतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि हमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा किन से प्राप्त होता है? ये पीले फलों से प्राप्त होता है दोस्तों, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, परसिमोन हो गया। अगर हम बात करें कि विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ पे संश्लेषित होता है, तो जंतु के यकृत एवं आंत श्लेष्मा की कोशिकाओं में ये संचित होता है, ठीक है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो दृष्टि रंगाओं में संश्लेषण में भाग लेता है। विजुअल पिगमेंट इसे हम कहते हैं। इस विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दूसरा हमारा क्या? विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसके मुख्य स्रोत क्या है विटामिन बी1 के? काजू, अखरोट और बादाम। काजू, अखरोट और बादाम इसके मुख्य स्रोत हैं विटामिन बी1 के, यानी कि थायमीन के। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 क्या होता है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? बेल हो गया, पपीता हो गया, काजू हो गया, ये बी2 के क्या है? मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। किलोसिस मतलब त्वचा के फटना। किलोसिस रोग जो होता है, त्वचा जो फट जाती है, वो विटामिन बी2 की कमी से ही होता है, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगला है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसे हम विटामिन पीपी भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है विटामिन बी5 की कमी से। विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। यह विटामिन जो होता है वो आंत की बैक्टीरिया में संश्लेषित होता है। स्वाद को याद रखने में यह सहायक होता है विटामिन बी6। इसको आप याद रखिएगा, स्वाद को याद रखने में सहायक होता है विटामिन बी6। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी6 का। विटामिन बी11। विटामिन बी11, इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है विटामिन बी1 में। विटामिन बी12 क्या होता है? विटामिन बी12 दोस्तों इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, इसे हम कोबाल्ट भी, इसमें जो क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आंत में बैक्टीरिया का संश्लेषण करते हैं ये विटामिन बी11। इसकी अधिकता से स्नायविक रोग होता है। विटामिन बी12 की अधिकता से स्नायविक रोग होता है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होते हैं? घाव भरने में सहायक होते हैं। अगर आपको चोट लग जाए तो घाव भरने में सहायक होते हैं विटामिन सी। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं बारबाडोस चेरी, आंवला, अमरूद, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें जनन क्षमता में भी कमी आती है विटामिन सी की कमी से। चर्म को, स्किन को स्वस्थ रखने में हम
किसका प्रयोग करते हैं? विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। लौह अवशोषण में भी ये सहायक होता है। लास्ट है अपना, अगला है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसे हम कोली कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है, ऑस्टियोमाइलिसिया रोग होता है। सूखा रोग, ऑस्टियोमाइलिसिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। वयस्कों में कमी से ऑस्टियोमाइलिसिया होता है। अगर वयस्कों में विटामिन डी की कमी हो तो उनमें ऑस्टियोमाइलिसिया रोग होता है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, या इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। चेहरे पे आपने अक्सर देखा होगा विटामिन ई की कैप्सूल लोग खरीदते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसकी कमी से क्या होता है? बांझपन होता है, पेशियाँ कमज़ोर होती हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन भी होता है और पेशियाँ भी कमज़ोर होती हैं। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन, यह आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, या आप ये कह लीजिए कि आपको चोट अगर लग जाए तो ब्लड आपको रुकेगा नहीं। विटामिन के की कमी अगर होगी आपके अंदर, रक्त का थक्का बनाने में यह सहायक होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। लीवर में विटामिन ए क्या होता है? संचित रहता है। इसको आप याद रखिएगा। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कौन सा पोषक तत्व दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जिस पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उस पोषक तत्व को तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन के पोषक तत्वों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो होते हैं वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? पॉइंट, प्रोटीन तथा खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों ने डिस्कशन इसका कर ही लिया था, तो इसमें आपको जो तीनों पॉइंट है दोस्तों वो तीनों पॉइंट सही हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से जो होता है वो ऊर्जा मिलती है, और साथ ही प्रोटीन तथा खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। जबकि रुक्षांश जो होते हैं दोस्तों वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो इसमें आपका तीनों पॉइंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है अमीनो अम्ल, दूसरा मंड, तीसरा शर्करा। इनमें से आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था आपको अमीनो अम्ल क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसमें से 10 जो है हमारा शरीर खुद निर्माण करता है, 10 हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मंड और शर्करा जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 क्या है? सॉरी, इसमें से बताना आपको कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है कौन सा प्रकार नहीं है आपका? केवल अमीनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। बाकी मंड और शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगला प्रश्न है वसा जो होते हैं वो भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? भोजन में वसा की मात्रा जो होती है वो अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। दूसरा क्या कह रहा है? वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? वसा जो की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, पहला क्या कह रहा है? पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट,
भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। चर्बी अधिक होगी, मोटापा आपका अधिक होगा। ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन इसमें जो कह रहा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट से, वसा से ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि गलत है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। पॉइंट 1 और 2 सही हैं, आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के संबंध में पहला ऑप्शन कथन दिया है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं जल। दोस्तों दोनों कथन सही है। क्यों? क्योंकि देखो शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें अन्य वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, सभी हमें द्रव के रूप में प्राप्त होते हैं। इतने जल की हमें आवश्यकता होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में जल के माध्यम से अपशिष्टों को हम बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है। पहला क्या कह रहा है, विटामिन ए। विटामिन ए क्या है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, विटामिन B1 का जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में सहायक है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। देखिए दोस्तों विटामिन ए क्या, हमने पिछले क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, हमने बताया था आपको। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, रतौंधी रोग होते हैं, यानी कि आंखों को स्वस्थ रखता है। तो आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ए क्या होता है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं काजू है, अखरोट है, बादाम है। ठीक है, तो विटामिन B1 जो होता है वो घाव भरने में सहायक नहीं होता है। विटामिन B1 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में विटामिन B1 सहायक होता है। घाव भरने में विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने में किया जाता है। रोगों से लड़ने में भी सहायक होता है विटामिन सी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका बी ऑप्शन असत्य है। ठीक है, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विटामिन डी जो होता है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है खनिज और उसकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, अभावजन्य रोग दिए गए हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग। तो पहला इसमें कथन कह रहा है कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय रोग होता है। दूसरा कह रहा है इसमें आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गाइटर। तीसरा कह रहा है लौह की कमी से दंत क्षय होता है। इनमें सबको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा नहीं है। दोस्तों देखिए, लंबी अवधि तक अगर पोषक के तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग क्या होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो अस्थियां कमजोर होगी, दंत क्षय होगा। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि जो होती है फूल जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है आयोडीन की कमी से। तीसरा है इसमें लौह की कमी से अरक्तता होती है। इस कारण रोगी क्या होता है, कमजोरी का अनुभव करता है।
लौह की कमी से अरक्तता होती है, इसी कारण रोगी क्या होता है, कमजोरी का अनुभव करता है। अब देखिए ऑप्शन, कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय रोग होता है, हमने पढ़ा था कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय और दंत क्षय दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपका ये आपका सही हो जाएगा पॉइंट 1। दूसरा है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको पता है। तीसरा जो इसमें दिया गया है पॉइंट दोस्तों वो गलत है, क्यों कि लोहे से दंत क्षय नहीं होता है, लोहे की कमी से, लोहे की कमी से अरक्तता रोग होती है, इसमें कमजोरी का अनुभव होता है आदमी को। तो आपका पॉइंट 3 गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 ही सही हैं। इसमें आपको बताना है कौन से युग्म सम्मिलित है, केवल 1 और 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि, हमने बताया था दोस्तों आपको, अगर आपके शरीर की वृद्धि के लिए हमें किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की। विटामिन क्या होते हैं, हमें रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। प्रोटीन से हमें हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपके शरीर की वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें आपको पूछा क्या रहा है, धीमी वृद्धि से निम्नलिखित में से किस कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव शरीर में दोस्तों अगर धीमी वृद्धि जो होती है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित हों तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। ठीक है, अगला है धागा, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। धागा क्या है, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है इसमें रुई और जूट जो है जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें कह रहा है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है ऊन तथा रेशम जो होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसमें बी को छोड़ दिया जाए तो इसमें बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। बी इसमें का गलत है। जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। ठीक है, जूट जो होता है, देखिए धागा जो होता है अनेक तंतुओं से पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, धागा आपको पता है। रुई और जूट जैसे तंतु जो होते हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु जो होते हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट क्या है, पटसन के रेशे हैं। जूट जो है वो पटसन के रेशे हैं। पटसन क्या है, एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। पटसन जो होता है वो एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। इसमें क्या कह रहा था, जूट क्या है, नारियल का बाहरी आवरण, तो ये आपको ये गलत हो जाएगा। जूट क्या है, पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन जो होते हैं वो दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें अगर रेशम की बात करें तो रेशम तंतु जो होता है रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, और तथा ऊन जो होते हैं वो भेड़, बकरी, गाय, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। इनमें से बताना है आपको, तंतुओं में से सभी तंतु हैं, इनमें से बताना आपको कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है, सॉरी कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। ठीक है, तो पहले आप जान लेते संश्लिष्ट तंतु होते क्या हैं। देखिए कपास, जूट, रेशम तथा ऊन क्या है, पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि जो तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, यानी कि जो हमें जंतु और पादपों से नहीं प्राप्त होते हैं, उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिएस्टर इसमें आता है, नायलॉन आता है, एक्रिलिक आता है। संश्लिष्ट क्या है, ये सभी संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है जो कि हमें जंतु और पादपों से प्राप्त नहीं होते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक क्या है, संश्लिष्ट तंतु हैं, ये हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स देखिए फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स, फ्लैक्स एक पादप है। फ्लैक्स और रेशम क्या है, पादप है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुछ संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। इनमें से बताना है कौन सा जल में विलेय है। कौन सा जल में विलेय है? ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस। दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जो जल में पूर्णतः विलेय हो जाते हैं वो जल में विलेय हो जाते हैं, उन्हें जल में विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया, जल में क्या है? ये सभी विलेय हैं। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल में विलेय घुलते नहीं हैं, ऐसे पदार्थों को हम जल में अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ऐसे भी जल में विलेय नहीं होते हैं, ये अविलेय पदार्थ हैं। इसमें कह रहा है जल में विलेय कौन से? मिट्टी का तेल आपका जल में विलेय नहीं है, ऑक्सीजन होता है, सिरका होता है, नींबू का, ये सभी क्या है? जल में विलेय हैं। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला हाथ की हथेली, दूसरा तेल का लगा कागज, तीसरा है गत्ते का डिब्बा, चौथा है कांच। इनमें से बताना है आपको कौन से पदार्थ पारभासी ट्रांसलूसेंट है। कौन सा पदार्थ पारभासी है, ट्रांसलूसेंट है? दोस्तों देखिए, वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टतया देखा जाता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, आपको पता है। जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं उन्हें हम अपारदर्शी, ओपेक कहते हैं, ये भी आपको पता है। आगे है कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ है, ये भी आपको पता है। कांच से आर पार हम देख सकते हैं, डिब्बे के गत्ते के आर पार हम नहीं देख सकते, तो अपारदर्शी हो गया। ठीक ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम पारभासी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिसके आर पार बहुत स्पष्ट ना देखा जा सके उन्हें हम पारभासी या ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे आपका हाथ की हथेली हो गया, तेल लगा कागज हो गया, ये सभी पारभासी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पारभासी आपको बताना है। तो इसमें आपका हाथ की हथेली और तेल लगा कागज, 1 और 2 क्या हो जाएंगे? आपके पारभासी हो जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पदार्थ में जो अशुद्धि मिली है उन्हें अलग करने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। पृथक्करण में इनमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं, इनमें से आपको बताना है पृथक्करण की विधि इनमें कौन कौन सी है। पहला है निष्पावन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है निस्यंदन। पहले हम इन सभी को जान लेते हैं ये है क्या। ठीक है, देखिए निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन क्या है? तीनों ही मिश्रणों से उसके अवयव के पृथक्करण की विधियां हैं। यानी तीनों विधि से हम अलग अलग तरीके से अशुद्धियों को हम अलग करते हैं मिश्रणों से। ठीक है, उसके अवयव को हम अलग करते हैं। इसके अतिरिक्त इन तीनों के अलावा भी जो होते हैं वो जो विधियाँ होती हैं वो हो गई हस्त चयन हो गई, हाथों से हम इकट्ठा कर लेते हैं और मिश्रण को निकाल लेते हैं। इससे मोरंग या बालू में जो बड़ी बड़ी गिट्टी होती है उसको हम निकाल लेते हैं हाथ से। दूसरा है चालन, चलनी का प्रयोग हम करके निकाल लेते हैं मिश्रण से अवयव को। अवसादन हो गया, थ्रेसिंग हो गया, वाष्पन हो गया, ये सभी क्या है? मिश्रण से उसके अवयव के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। तो निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन तीनों क्या है? पृथक्करण की विधियां हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है? तीनों पृथक्करण की विधि हैं। अगला कह रहा है पृथक्करण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पृथक्करण की विधि जो होती है अलग मिश्रण से अवयव को अलग करने की, उनमें से कौन सी विधि सही नहीं है कह रहा है। पहला क्या कह रहा है? किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। दूसरा कह रहा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उलेटकर पृथक किया जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है द्रव तथा उसमें अभिलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। चौथा कह रहा है वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन जो कह रहा है आपका सही है, दूसरा आपका ऑप्शन गलत है, तीसरा आपका सही है, चौथा आपका सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? आपका भी सही नहीं है, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्यों, देखते हैं। देखिए चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग हम करते हैं चालने के लिए।
इसमें मिश्रित अवयव के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और अगर ठीक उसी प्रकार अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए हम कपड़े या फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दोनों एक ही हैं। छालनी से हम बड़े अवयव निकालते हैं और फिल्टर पत्र से हम छोटे छोटे अवयव को अलग करते हैं। दोनों प्रक्रिया वही है, सिर्फ अमाप का अंतर है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम निस्यंदन ही कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखिए, किसी मिश्रण कणों को के अमाप में अंतर का जो उपयोग होता है वो चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा हम अलग कर लेते हैं। बड़े कण को हम छलनी से निकाल लेते हैं। ये वही कह रहा है पहला ऑप्शन। तीसरा इसमें क्या कह रहा है, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि फिल्टर पत्र के द्वारा या कपड़ों के द्वारा हम अलग कर लेते हैं, उसे हम निस्यंदन विधि कहते हैं। तो आपका ए और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। एक बाल्टी पानी में अगर आप मिट्टी मिला दीजिए, मिट्टी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, उसे हम अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। निस्तारण कहते, इस प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण क्या तली में बैठ जाते हैं और इसे हम अवसादन विधि द्वारा जल को उड़ेल को पृथक करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अवसादन विधि द्वारा नहीं, निस्तारण विधि द्वारा हम इसे अलग करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। इसे समुद्री जल से हम नमक निकालते हैं वाष्पन विधि के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के और बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन में निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ऐसे विलयन को दोस्तों हम संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि ऐसे विलयन जिसमें कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी पदार्थ में विलयन में उसको अगर हम गर्म करेंगे तो जो उसकी विलेयता होगी वो घटेगी या बढ़ेगी या स्थिर रहेगी। तो उसकी विलेयता क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। मान लीजिए गिलास में बर्फ़ है, उसको अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगी, उसकी विलेयता, मिक्सर क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, विलेयता बढ़ती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, गर्म करने पर उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। इसका कहने मतलब, मान लीजिए खुरपा हंसिया या कुदार जो भी गांव में आप यूज़ करते हो, उसमें मान लीजिए खुरपा लेते हैं। देखिए ये खुरपा हो गया, आप ये हिस्सा क्या हो गया, आपका वलय हो गया। यहाँ पे हम हत्थे का प्रयोग करते हैं, हत्था लगाते हैं, लकड़ी का प्लास्टिक का जो भी, वही कह रहा है। इसको अगर हम, ये वलय है जो ये, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। अगर इसे हम गर्म करते हैं तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। ये जो वलय हो गया आपका, यहाँ पे हम लकड़ी का हत्था फंसा देते हैं। साधारणतः इस वलय का अमाप जो होता है लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। ये जो होता है घेरा इसका, इसकी लकड़ी के हत्थे से छोटा होता है। ये कह रहा है हत्थे के वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं। इस हिस्से को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसका आकार बड़ा हो जाता है या फैल जाता है तथा हत्था जो है आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वलय को गर्म करेंगे तो वो बढ़ेगा। इसमें ऑप्शन में कह रहा था वलय को गर्म करने पर वो बढ़ेगा, लेकिन ठंडा होने के बाद वो क्या होता है, पुनः सिकुड़ता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है वो इस जगह पे। इसी प्रकार के प्रयत्न का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो वलय का आकार क्या होगा, गर्म करने पर इसका आकार बड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है गुब्बारे का फटना, दूसरा है दूध का दही बनना, तीसरा है नमक का पानी में घुलना, चौथा है कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन क्या है, उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी कि रिवर्स किए जा सकते हैं, पुनः से बनाए जा सकते हैं। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। दोस्तों देखिए, कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित तो किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं कर सकते हैं। जैसे
गुब्बारा अगर है उसको फुलाने के बाद अगर वो फट गया तो उसे हम दोबारा गुब्बारे नहीं बना सकते। ठीक है। उसी प्रकार दूध का दही अगर बनता है तो दही से हम दूध नहीं बना सकते, इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। जबकि नमक का पानी में घुलना, नमक को अगर हम पानी में घोलते हैं तो उसे हम पुनः से अगर हम वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे तो पुनः से हम जल से नमक निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं। कुम्हार अगर मिट्टी के बर्तन बनाता है तो हम पुनः मिट्टी के बर्तन से मिट्टी बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट आप ध्यान देना, मिट्टी के बर्तन को अगर भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। अगर कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है तो उसे हम पुनः फिर मिट्टी में उत्क्रमित नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। इस ऑप्शन में कहा नहीं गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना इसमें हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर में बर्तन में बदलना, ये उत्क्रमित किए जा सकते हैं दोनों। ऑप्शन नंबर 3 और 4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 और 4 उत्क्रमित कर सकते हैं। दूध का दही बनना, दही से दूध नहीं बना सकते। गुब्बारा अगर फट गया तो गुब्बारा नहीं बना सकते, ये दोनों हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये दोनों क्या होगा, नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित नहीं है। पुष्प के भाग इसमें कह रहा है, इसमें कौन से पुष्प के भाग में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखिए, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर ये सभी क्या है, पुष्प के भाग हैं, विभिन्न भाग हैं। इसमें परागकोश और तंतु जो होते हैं, परागकोश और तंतु जो होते हैं वह पुंकेसर के भाग होते हैं। परागकोश और तंतु जो होते हैं वो पुंकेसर के भाग होते हैं। जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड जो होते हैं वो स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर ये क्या है, पुष्प के भाग हैं। पांचों क्या कह रहा है, मूलांकुर। मूलांकुर क्या होते हैं, बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे हम जड़ कहते हैं। बीज के जमने के समय, अंकुरित होने के समय, इसलिए मूलांकुर क्या है, बीज से संबंधित है, यह फूल से संबंधित नहीं है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पुष्प से संबंधित नहीं है। बाकी 4, 1, 2, 3, 4 क्या है, पुष्प से संबंधित है। और कौन सा संबंधित नहीं है पुष्प से, केवल 5, मूलांकुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पत्तियों के संदर्भ में, ये आपकी पत्ती हो गई। पत्तियों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन क्या कह रहा है, पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। इसमें जो ये वाली लाइन है दोस्तों, ये वाली लाइन जो कह रहे हैं आप, ये कह रहा है ये प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकती है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में पर्णविलिंद और फलक होते हैं, ये भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है पत्तियां जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं, ये भी पॉइंट आपका सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जलवाष्प का कुछ हिस्सा वो भोजन बनाने में नहीं करती हैं, बल्कि जलवाष्प के कुछ हिस्से को वो वायु में वाष्पित करती हैं, निष्कासित करती हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और सही है, लेकिन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां जो होती है वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती हैं, वायुमंडल में छोड़ती हैं, ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसमें कथन सही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने जो होते हैं वृक्ष के दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है तना जो है वो जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जो है जल और खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है।
आपके दोनों पॉइंट सही हैं दोस्तों, क्योंकि तना जो है वो उपरोक्त दोनों कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, कठोर, मुलायम और कमज़ोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने क्या होते हैं? कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो पाते, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, सभी इसके पौधे खड़े नहीं हो पाते, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं उसके तने, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, जो पौधे सीधे नहीं खड़े पाते हैं ना, विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे जो होते हैं आरोही कहलाते हैं। तो आपको इसमें दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। तनों के माध्यम से ही जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाया जाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन जो है तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। ये पॉइंट आपका गलत है दोस्तों। क्यों? देखो, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें रेशेदार नहीं होती हैं, उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। इसमें उल्टा कर दिया गया है, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, ठीक वहीं समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाली पौधों की जड़ें जो होती हैं वो रेशेदार होती हैं। आपका पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 सही है, आपका आंसर केवल 1 हो जाएगा, कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शलजम। इनमें से गाजर भी जड़ है, मूली भी जड़ है, आलू दोस्तों तना है। आलू, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? तने हैं। शलजम भी आपका शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सभी क्या है? जड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जड़ नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, शकरकंद और टेपियोका, शकरकंद और टेपियोका अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है तो इसको आप ध्यान देना, शकरकंद और टेपियोका जो हैं ये भी जड़ें हैं, इसे हम खाने में प्रयोग करते हैं, शकरकंद और टेपियोका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इनके लिए क्या क्या आवश्यक है? इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या कह रहा है? क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा जल, पांचवा प्रकाश। इनमें से कह रहा है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? दोस्तों, पत्तियां जो होती हैं प्रकाश के हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, उसकी उपस्थिति से अपना भोजन वो बनाती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। इस प्रक्रिया में हमें जल की एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में हम ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। पौधे क्या करते हैं? अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण में नहीं करते हैं पौधे। ठीक है, पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो इसमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन क्या होते हैं? निष्कासित करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन से आवश्यक हैं? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर की जो पेशियाँ होती हैं, पहला क्या कह रहा है? संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। संकुचन की अवस्था में पेशी क्या होती है? छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, यह अस्थि को खींचती है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है।
पॉइंट नंबर 2 कह रहा है पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां क्या करती हैं, गति करती हैं। दोस्तों कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। क्यों? देखो पेशी क्या होती है, केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। जो जोड़े होते हैं एकांतर क्रम में सिकुड़ने, एक सिकुड़ेगी, देखिए एक जोड़े होते हैं, पेशियों के जो जोड़े होते हैं वो एक फैलेगी तो एक सिकुड़ेगी। इन दोनों प्रक्रिया से ही अस्थियां क्या करती हैं, गति करती हैं, ना कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। एक साथ कोई काम नहीं करेंगी, एक फैलेगी तो एक सिकुड़ेगी। ठीक है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से एक सिकुड़ती है तो अस्थि जो होती है उस दिशा में खींची जाती है। ठीक वहीं दूसरी जो पेशी होती है वो लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। ठीक है, एक सिकुड़ती है, दूसरी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। तब जो होती हैं वो पेशियाँ क्या करती, गति करती हैं, अस्थियाँ गति करती हैं। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी जो होती है वो सिकुड़कर अस्थि को पूर्व स्थिति में खींचती है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, जबकि पहली पेशी फिर क्या होती है, अब शिथिल हो जाती है। पहली पेशी शिथिल होगी तो दूसरी पेशी क्या होगी, सिकुड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, एक साथ नहीं होती हैं, विपरीत कार्य करती हैं। एक सिकुड़ेगी तो एक फैलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।